नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं और इसी क्रम में हम आधुनिक काल की तैयारियों के लिए पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रसिद्ध बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा रेखा चित्र। गद्य विधाओं, मुख्य गद्य विधाओं को पढ़ने के पश्चात अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण इत्यादि पर एक एक वीडियो हमने बनाया और ये बुक अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में पहुंच चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि बुक जितनी प्रारंभ में उतनी रोचक मुझे नहीं लगती जितनी कि यह अंत में, इसलिए कि अब जो विषय सामग्री है वो तथ्यात्मक है, यानी कि जहाँ से सीधा प्रश्न आपके पेपर में बिना घुमाए सीधा सीधा पूछा जाता है, हम उस बुक के कहें तो उस भाग में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जैसे कि रेखा चित्र से अगर प्रश्न बनता है तो वो आज की कक्षा से बनेगा, जैसे कि संस्मरण वाला कल की कक्षा से बनेगा, क्योंकि इसके बाहर फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। दूसरा, जब समझते हुए हम पढ़ते हैं तो नोट्स या प्रैक्टिस सेट या जो भी हम पढ़ें वो हमें इजी लगता है, क्योंकि हमें उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार संस्मरण प्रारंभिक अवस्था में थे फिर कैसे विकसित हुए वो दिमाग में रह जाता है और अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। प्राय इनका रूप परस्पर अंतर्भुक्त दिखाई देता है। यदि इन रूपों में अंतर करना ही हो तो कई बातें देखी जा सकती हैं। रेखा चित्र में व्यक्तित्व को समग्रतः और बहुत कुछ स्तर रूप में देखने की चेष्टा होती है। आकृति को भेद कर अंतः प्रकृति का अंकन उसका मुख्य उद्देश्य है। रेखा चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतः प्रकृति का, व्यक्ति अंदर से कैसा, उसका चरित्र, उसका आंतरिक व्यक्तित्व या उसका मन में कैसे मनोभाव है उसका चित्रण करना किसका उद्देश्य है? रेखा चित्र का। ठीक है। संस्मरण तो किसी की भी याद में हम लिख सकते हैं जो उसके साथ हमारी यादें जुड़ी हैं, जो हमने देखा बस वही, लेकिन रेखा चित्र थोड़े अंदर की बात करता है। संस्मरण व्यक्ति को गत्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, व्यक्ति के अतिरिक्त बाह्य घटनाओं को भी महत्व देता है, इसलिए सामान्यतः संस्मरण का पात्र विशिष्ट घटनाओं को भी संभव करने वाला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, जबकि रेखा चित्र में साधारण पात्रों का अंकन भी उतनी ही प्रभविष्णुता से होता है जितना कि विख्यात चरित्रों का। अपनी प्रकृति में रेखा चित्र किसी सीमा तक संस्मरणात्मक होगा, पर संस्मरण में रेखा चित्र निहित हो ऐसा जरूरी नहीं। कुल मिलाकर अपनी स्थिर वृत्ति के अनुकूल रेखा चित्र की कला अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में रहती है, पर मानव व्यक्तित्व के अन्वेषण में उसकी पहुंच स्वभावतः अधिक है। रेखा चित्र की विशिष्टता इस बात में भी है कि वह परंपरित नायक को हटाकर उसके स्थान पर सामान्य व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता है। तो ये भी एक मूल अंतर है। अगर आप समझें तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़े व्यक्ति का ही संस्मरण रेखा चित्र, आप सामान्य व्यक्ति का भी लिख सकते हैं। छायावाद के युग में यह पहली बार हुआ कि कवि निराला का कुकुरमुत्ता गुलाब को ललकारता और होरी जैसा दीन किसान महाकाव्यकार उपन्यास का नायक बनता है। यह नायक की परंपरागत धारणा ही बदल जाती है। कुकुरमुत्ता कविता आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चैनल से नहीं पढ़ी है? हमारी चैनल की फेमस कविताओं में से एक है। कुकुरमुत्ता ज़रूर पढ़िएगा आप। और होरी का जो उपन्यास है जिसमें होरी पात्र वो गोदान, गोदान भी पूरी बुक चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आपका बंटी, गोदान, बहुत सारे उपन्यास, नाटक, सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और प्लेलिस्ट आप प्रतिदिन चेक करते रहिएगा। मैं डेली बेसिस पे कोशिश करती हूँ कि उसे अपडेट कर दूँ। नए विद्यार्थी पूर्व के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगे। बुक नेम आपको बता ही दिया, बस इसी बुक नाम से प्लेलिस्ट है। नायक की इस बदली हुई धारणा का एक और पुष्ट प्रमाण महादेवी वर्मा के रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो इस काव्य रूप के आरंभिक लेखन में है। अकाल्पनिक वृत्त के लिए गद्य में सृजनात्मक भाषा का प्रयोग महादेवी वर्मा ने काफी पहले आरंभ किया और इस क्षेत्र में उनकी सफलता अतुलनीय है। अकाल्पनिक वृत्त के लिए गद्य में सृजनात्मक भाषा का प्रयोग। रोचक बात यह है कि महादेवी की कविता की भाषा और गद्य की भाषा में अंतर बहुत अधिक है। उनके रेखा चित्रों की भाषा में शब्दों का ठोस प्रयोग छायावादी कविता के सूक्ष्म बिंब विधान से अलग है। कविता और गद्य के भाषिक उद्देश्यों के बीच अंतर यहाँ बहुत साफ देखा जा सकता है।
महादेवी के रेखा चित्रों में यदि एक और बाहरी ब्योरों का सूक्ष्मतम अंकन है तो दूसरी ओर करुणा और सहानुभूति के तत्व अंतर्वर्ती धरातल पर बराबर घुले मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि करुणा और सहानुभूति के इस वातावरण में लेखिका का विनोद भाव बड़े उपयुक्त और संगत ढंग से उभरता है। इस विनोद भाव के कारण रेखा चित्रों की सजीवता और विश्वसनीयता मानो और बढ़ जाती है। घीसा या चीनी फेरी वाला या रामा के रेखा चित्र, अब इनके रेखा चित्र कौन से हैं? विनोद भाव बड़े उपयुक्त और संगत ढंग से उभरता है, तो इनके हैं, देखिए एक तो घीसा पूछा हुआ है ना, घीसा, चीनी फेरी वाला, रामा के रेखा चित्र, तो आप इनको थोड़ा सा देखिएगा। ये महादेवी वर्मा के हैं और फेमस भी हैं। फेमस से मतलब हिंदी साहित्य में उतने फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन महादेवी वर्मा के रेखा चित्र के रूप में फेमस है। अपनी मानववादिता, सहानुभूति और विनोद भाव की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि के उदाहरण है। इन रेखा चित्रों का सहज और निर्मल गद्य स्वतः एक विशिष्ट उपलब्धि है। हमारे यहाँ गद्य अब तक एक नकारात्मक विभावन रहा है। जो कुछ पदवद्य नहीं है वह जैसे बेबसी में गद्य है। गद्य का अस्तित्व किसी या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। गद्य में कहानी कही जा सकती है, नाटक बनते हैं और आगे चले तो यात्रा, संस्मरण, डायरी या फिर पत्रकारिता का गद्य, पर कविता की तरह गद्य की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं, संप्रभुता नहीं। ऐसे में महादेवी वर्मा का गद्य पहली बार लगता है कि काव्य रूपों से ऊपर उठकर अपने में सृजनात्मक लेखन है, जो आधुनिक काल को गद्य काल कहे जाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यानी गद्य को भी महादेवी वर्मा ने उतनी ही खूबसूरती के साथ लिखा है जिस खूबसूरती के साथ लोग अपनी कविताओं को सजाते संवारते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इनके दो रेखा चित्र संग्रह काफी फेमस है। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित प्राय सभी रेखा चित्र अपने विधान में पूर्ण है। तो दो अतीत के चलचित्र रेखा चित्रों का जब भी नाम सुना होगा और स्मृति की रेखाएं, ये दो आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। कंफ्यूजन हो जाता है जब प्रश्न बन जाता है कि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, या ऑप्शन में कुछ और दे के पूछ लेता है कि इसमें से रेखा चित्र कौन सा नहीं है, इसमें से संस्मरण कौन सा नहीं है। तो ये रेखा चित्र हैं कौन कौन से? अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943। हिंदी के अकाल्पनिक गद्य के श्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं जहाँ भावुकता के स्थान पर विनोद भाव है, कोरे यथार्थवाद की जगह मानव व्यक्तित्व में गहरी निष्ठा है और कल्पना के साहचर्य के बिना हल्की सृजनात्मक भाषा है। और इन सभी तत्वों के सानुपात प्रयोग में लेखिका की कला का मूल रहस्य निहित है, जिसके कारण उसे महान उदात्त व्यक्तित्वों को अपने रेखा चित्र के लिए नहीं चुनना पड़ा। घीसा, रामा, बूढ़ी भक्तिन, चीनी फेरी वाला जैसे सामान्य अंकिंचन जनों का अंकन लेखिका के रचनात्मक आत्मविश्वास का सूचक है। पथ के साथी 1953 समकालीन लेखकों के संस्मरण, पथ के साथी समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन है। पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। मेरा परिवार 1972 में। अब समकालीन लेखकों के कौन सा है, तो ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है। उसकी भाषा शैली थोड़ी मुझे याद आ रही है कि ये पूछा हुआ है ना कि पशु पक्षियों को लेके मेरा परिवार, गिल्लू गिलहरी वाला ऑप्शन है, एक गाय वाली कथा भी है ना, वो सब इसमें है। इस संपूर्ण गद्य लेखन में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त की गौरा है ना, गोरा और गिल्लू गिलहरी, ये सब गद्य लेखन में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त की सीमाएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। बिना कल्पना मिश्रित काव्य रूपों का सहारा लिए कोई रचनाकार महज गद्य से और गद्य में इतना अर्जित कर सकता है, यह छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी को पढ़कर ही समझा जा सकता है। और आप सभी जानते हैं इनका गद्य बहुत ही रोचक है। गोरा, वो जो गाय वाली कहानी है अब एकदम से याद और नहीं आती, आप वो पढ़िए। बूढ़ी भक्तिन पढ़िए इनकी, या फिर आपको ये याद होगी गिल्लू गिलहरी वाला एक प्रसंग है कि वो गिलहरी किस प्रकार उनकी स्टडी टेबल पे आकर, तो इतना सुंदर लिखा हुआ है कि आपको वही आनंद मिलता है जितना आपको काव्य पाठ में मिलता है। अब ये महादेवी वर्मा के आपने जान लिए है ना, क्योंकि जब संस्मरणों की बात होती है या रेखा चित्र की बात होती है तो रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा सर्वश्रेष्ठ है।
हिंदी रेखा चित्र लेखन में बनारसी दास चतुर्वेदी के आरंभिक प्रयोग महत्वपूर्ण है, पर लेखक के संस्मरणों में जैसी जीवंतता है वैसी रेखा चित्रों में नहीं मिलती। यानी संस्मरण के लिए ये दिख फेमस है, जो कल की कक्षा का शीर्षक था। रेखा चित्र को अंकित करने में जैसा शांत और संयत शिल्प चाहिए, वह आंदोलक पत्रकार चतुर्वेदी की विशेषता नहीं है। चतुर्वेदी के चित्रांकन की विशेषता यह है कि वे दीनबंधु एंड्रूज और विशाल भारत के चपरासी का अंकन समान निष्ठा के साथ करते हैं। यदि उद्धरणी का इतना अधिक उपयोग वे ना करते जैसा कि उन्होंने किया, तो उनके रेखा चित्रों का कलात्मक संगठन कहीं अधिक बेहतर होता। रेखा चित्र उनके रेखा चित्रों का संकलन है। रेखा चित्र इन्होंने लिखा है 1942 में, तो ये है इनका, आप याद रख लीजिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्रीराम शर्मा के रेखा चित्रों की अपनी विशेषता है। पद्म सिंह शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी के संपर्क में रहने पर भी उनकी रेखा चित्र शैली इन दोनों से भिन्न है। बोलती प्रतिमा, ये पूछा हुआ है भाई, श्रीराम शर्मा का बोलती प्रतिमा पूछा हुआ है 1937, ठीक है। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। संकलित रेखा चित्र जैसे सहानुभूति और आत्मीयता के साथ देसी जीवन को अभिव्यक्त करते हैं, वह अन्यत्र कठिनाई से मिलेगा। अपनी तद्भवता और प्रभावशीलता के लिए उनका गद्य अलग पहचाना जाता है। बोलती प्रतिमा, श्रीराम शर्मा, श्री राम जी की जो प्रतिमा बनी है ना राम मंदिर में, वो कैसी है? बोलती प्रतिमा। याद रहेगा, श्री राम भूख की प्रतिमा बोलती प्रतिमा है। सही ट्रिक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेखा चित्र के माध्यम को गंभीरता और निष्ठा के साथ विनय मोहन शर्मा ने भी स्वीकार किया है। आलोचक होने के नाते इस प्रसंग में उन्होंने सैद्धांतिक चर्चा की है। साधारण सामान्य चरित्र और छोटी मोटी घटनाओं को उपकरण बनाकर उन्होंने अपने चित्र अंकित किए हैं। रेखा और रंग 1944 के चित्र 1955 के चित्र दैनंदिन जीवन के अनेक पक्षों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पूसी बिल्ली भी शामिल है और लेखक के मित्र भी। रेखा और रंग, विनय मोहन शर्मा। पूसी बिल्ली देख लीजिएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों की शैली जीवंत और स्फूर्तिदायक है। शैली का यह विशेष रूप बहुत कुछ तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम की मन स्थिति से प्रेरित हो सकता है, जो कभी भावुकता के साथ मिश्रित होकर कई लेखकों में दिखाई देती है। पर भाषा की यह उद्बोधन परक शैली बहुत जगह साहित्येतर अतिरंजना से युक्त ऊपर से आरोपित ज्ञान जान पड़ती है। इसलिए अर्थशक्ति के गहरे स्तरों पर वह समृद्ध नहीं करती, वरन सीमित कर देती है। भाषा का आधुनिक रूप उत्तरोत्तर मिथ कथन की ओर उन्मुख होता है। इस दृष्टि से वैनीपुरी की शैली एक युग विशेष के स्मारक के रूप में हमारे सामने आती है। माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950 बेनीपुरी के रेखा चित्र संकलन हैं। तो महादेवी वर्मा के अगर के बाद रेखा चित्र अगर किसी के फेमस हुए हैं तो वे ये दो हैं, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब। इनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। कल हम यात्रा संस्मरण और रिपोर्टाज दोनों टॉपिकों को कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियोस बहुत ही रोचक लग रहे होंगे, और इसके बाद जब आप याद करेंगे संस्मरण और रेखा चित्र तो वो भी आपको इजी लगेंगे हमारे साथ पढ़ने। अगर आपको साथ में पढ़ना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कोई कमेंट तो करें, ताकि आप लोगों के बारे में मुझे मालूम चले कि आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं। बाकी मेरी समझ से तो ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ में है अपने। मिलती हूँ पुनः आपसे किसी रचना के साथ, ठीक है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थियों के जो टॉपिक रह गए थे उसको कंप्लीट करवाएंगे। बाकी जो कुछ भी रह गया था, क्योंकि परीक्षा की तिथि आगे खिसक गई है, तो उसे कंप्लीट करवाऊंगी और बेहतरीन कुछ आपके लिए लाने की प्लानिंग मेरी हमेशा रहती है। थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन इतना सब कुछ आपके लिए तैयार करना पड़ता है, तो ठीक है। आप लोगों को क्या पढ़ना है वो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।